तो बच्चों अब दो तीन अलग अलग शेप के होंगे जिनको मिलाकर एक शेप बनेगा, उसके द्रव्यमान केंद्र के बारे में बात होगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एक छड़ है, एक छड़ यहाँ पर है, दो दो छड़ है, दोनों को मैंने मिला दिया है और मिलाकर मैं कह रहा हूँ कि बताओ इस दिखाए गए चित्र का द्रव्यमान केंद्र क्या होगा। ठीक है, तो दिखाए गए चित्र में द्रव्यमान केंद्र की स्थिति याद करनी है। तो इसको करने का तरीका यह है कि मैंने अभी जो भी आपको सूत्र दिया, सारे फॉर्मूले दिए, उसमें आप वैसी शेप अगर दिखेगी तो पूरे पूरे का पूरे द्रव्यमान को उसके द्रव्यमान केंद्र पर मान सकोगे। ठीक है, और वहां मानकर फिर आप वही सारे जो आपने पहले पढ़ रखा है, पॉइंट मास वाला, बिंदु वाला जो डिस्क्रीट मास सिस्टम था, वो नियम लगा दोगे। ठीक है, तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले तो इस पूरे का सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। तो इसको आप कितने दूरी पर लेंगे, L/2 पर। और इसको कहाँ पर लेंगे आप, इसको भी यहाँ से यहाँ लेंगे L/2 पर। पूरे मास को यहाँ मान लेंगे, इसके पूरे मास को यहाँ मान लेंगे। ठीक है, अब आपके लिए सवाल क्या हो गया, आपके लिए सवाल हो गया कि एक m द्रव्यमान का है और एक यहाँ पर m द्रव्यमान का है जो ऐसे रखा गया है। ठीक, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेना है। तो मैं ऐसे बना लेता हूँ कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऐसे और ऐसे। इधर ले लेता हूँ +x और इधर ले लेता हूँ +y, ऐसे नीचे ले लेता हूँ +y। तो फिर इसकी कोऑर्डिनेट क्या होगी, इसकी कोऑर्डिनेट होगी 0, L/2 और इसकी क्या होगी L/2, 0। तो अब आपको x सेंटर मास निकालना है। तो x सेंटर मास क्या होगा, m1 x1, इसका x1 कितना L/2 प्लस m2 x2 0 है बाई m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये 0 हो गया, ये कि कितना आ गया देखो, m L/2 इंटू 2m, m और m कैंसिल, तो आ गया L/4। उसी तरह से y सेंटर मास कैसे निकालोगे, y सेंटर मास, तो y सेंटर मास के लिए इसका y 0 है, ये 0 हो गया, और इसका y कितना है mL/2 और नीचे क्या हो जाएगा 2m, ये दोनों कट जाएंगे तो आ जाएगा L/4। तो y सेंटर मास भी L/4 है, x सेंटर मास भी L/4 है। इसका मतलब ये कहाँ पर होगा, यहाँ से यहाँ तक L/4, क्योंकि इसका आधा हो गया L/4, और यहाँ से यहाँ तक L/4, तो दोनों को मिलाओगे तो कहाँ आएगा, इस जगह पे आएगा, है ना, इस जगह पे कहीं आएगा। तो ये चीज़ L/4 है, इसको लिखोगे L/4, L/4, ये आ गया। अब इसको करने का आपके पास एक और शॉर्टकट था, क्या, दोनों बराबर द्रव्यमान के हैं, तो इसका द्रव्यमान केंद्र भी इसके लाइन जो ज्वाइन करोगे, रेखा जो मिलाओगे उसके के केंद्र पे आएगा। तो इसका सेंटर कहाँ है, इसका सेंटर यहाँ है, बिल्कुल यहाँ पर, है ना। तो ये जो डिस्टेंस है इसके हाफ डिस्टेंस पर आएगा। तो देखो ऐसे ही तो था, ये इसका यहाँ पर आ रहा है, तो ये यहाँ और यहाँ से L/4 और L/4 दूरी पर होगा। ठीक है, तो ऐसे आ गया, यहाँ पर आ गया, तो L/4 और L/4 पर आ गया। हो गया समझ, ठीक। इसी चीज़ को आप दूसरे ढंग से भी कर सकते थे, यहाँ पर आप मान सकते थे इसका ओरिजिन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप मान लेते ऐसे, ऐसे मान लेते और ओरिजिन मान लेते, तो फिर यहाँ एक आता और एक यहाँ पर आता। ठीक, लेकिन फिर भी इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो यहीं पर आएगा, बट इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट अब चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए क्या लिखोगे, x0 और ये L/2, ये तो ठीक है, कोई नहीं बदला, पर ये बदल गया। देखो ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक तो L/2 है, लेकिन ये वाली दूरी क्या है, L हो गई। तो ये लिखोगे x आ गया L/2 पर y आ जाएगा L, जो यहाँ पे y क्या था 0, वो क्या हो जाएगा अब L हो जाएगा। तो इसका x सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाएगा, y सेंटर ऑफ मास चेंज हो सकता है, लेकिन जहाँ सेंटर ऑफ मास आना था वो आएगा वहीं, पर आपके लिए कुछ और होगा और उसके लिए कुछ और होगा। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट है, एक डिस्क और एक स्क्वायर शीट दोनों को आमने सामने चिपका के रख दिया गया है और इसकी डायमेंशन दी गई है। यहाँ से यहाँ की दूरी 2r है, यहाँ से यहाँ की दूरी 2r है। ठीक है, तो आपको बताना है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क।
डिस्क से कितने दूरी पर लाई करेगा, ठीक है ना। अच्छा, एक जानकारी एक्स्ट्रा क्या गिवन है कि इनका सरफेस मास डेंसिटी सेम है, सिग्मा सेम है, मतलब सरफेस मास डेंसिटी सेम दिया गया है। तो कैसे करेंगे, देखो क्योंकि सिग्मा सेम है तो पहले आपको मास इन दोनों का कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसका मास अगर मैं m1 ले लेता हूँ और इसका मास अगर m2 ले लेता हूँ, तो पहले m1 और m2 क्या है वो फाइंड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। m1 कैसे लिखोगे, m1 लिखोगे सिग्मा इंटू इसका एरिया, एरिया क्या है पाई, और इसकी रेडियस क्या है r, तो पाई r स्क्वायर, ठीक है। m2 कैसे लिखेंगे, m2 लिखेंगे सिग्मा इंटू इसका एरिया, इसका साइड क्या है देखो तो 2r है, तो ये भी तो 2r ही होगा, ये भी 2r होगा क्योंकि ये स्क्वायर है, तो 2r का स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। तो ये कितना हो गया 4 सिग्मा r स्क्वायर, और ये पाई सिग्मा r स्क्वायर हो गया। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या हुआ कि ये जो डिस्क है इसका सेंटर मास कहाँ होता है, ये तो आपको पता है कहाँ होता है, बिल्कुल इसके सेंटर पे होता है यहाँ पर। तो पूरे m1 को यहाँ मान सकते हो, और इसका डायगोनल के इंटरसेक्शन पे होता है, तो डायगोनल का इंटरसेक्शन कहाँ होगा, यहाँ पर होगा कहीं, तो m2 को यहाँ मान सकते हो। तो अगर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डिस्क लिखा हुआ है, फ्रॉम सेंटर ऑफ डिस्क लिखा हुआ है, तो इसको आप 0,0 मानोगे क्योंकि यहाँ से शुरू करना है आपको, और इसकी कोऑर्डिनेट क्या होगी, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस है r, और यहाँ से यहाँ की भी डिस्टेंस क्या है r, तो इसकी कोऑर्डिनेट क्या हो गई 2r, 0, ठीक है ना। तो ऐसे करेंगे, देखो m1 कोऑर्डिनेट है 0, 0, और यहाँ पर m2 कोऑर्डिनेट है 2r, 0, 2r, 0, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, तो ये आपको दिख रहा है कि ये इसकी सिमेट्री है, इसका मतलब इसी में लाई करेगा, y नहीं आने वाला, तो क्योंकि ये दोनों 0 हैं ऐसे भी समझ सकते हो, तो y तो आएगा ही नहीं, तो केवल एक सेंटर ऑफ मास लिखोगे। अब आपके लिए हो गया m1 x1 प्लस m2 x2 बाय m1 प्लस m2, ठीक है। तो m1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू 0 है तो उसको ख़त्म कर दो, m2 की वैल्यू क्या है 4 सिग्मा r स्क्वायर इंटू x2 कितना है 2r डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, तो ये हो गया सिग्मा पाई r स्क्वायर प्लस सिग्मा 4r स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो देखो सिग्मा r स्क्वायर को कैंसिल कर लो, सिग्मा r स्क्वायर सिग्मा r स्क्वायर सिग्मा r स्क्वायर कैंसिल हो गए। ऊपर क्या आ रहा है 4 2 जा 8 r है, बस 8 r है ऊपर, और नीचे क्या है पाई है और 4 है, तो पाई प्लस 4, तो इतने डिस्टेंस पर आएगा, कहाँ से फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क से आएगा, ठीक है ना। तो कॉम्बिनेशन बॉडीज अगर दिया जाए तो आपको पूरे बॉडी का एक सेंटर ऑफ मास निकालोगे, फिर सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालोगे, ठीक है, ऐसे ही करते हैं। आगे देखते हैं, इसी में एक और क्वेश्चन, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने क्या किया, यहाँ पे आधी डिस्क लगा दी है ना, पहले मैंने कंप्लीट रखा था, अब मैंने हाफ कर दिया। अब बताना है सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा। तो देखो अभी भी आपको जो काम करना है, सिग्मा सेम दिया गया है, लेकिन सेंटर ऑफ मास कहाँ से बताना है, यहाँ से बताना है, इस जगह से कहाँ लाई करेगा, ये क्वेश्चन है। तो इस बार आपको ओरिजिन कहाँ लेना है वो फिक्स किया गया है ना, ए लेना है, सेंटर पे नहीं लेना था। तो कैसे करेंगे, ये वाला मैंने ऐसे ही छोड़ रखा है, यहाँ तो चलो m2 इधर ही लाई करेगा, लेकिन इसके सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगी, तो जो फॉर्मूला आपको मैं डिराइव करके दिया था वो याद करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से कितने डिस्टेंस पर आता है वो 4r बाई 3 पाई पे, ठीक है, 4r बाई 3 पाई पे आता है। चलिए तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो इनका मास निकालना होगा, तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। m1 क्या होगा सिग्मा इंटू पाई r स्क्वायर का आधा, अब क्योंकि आधा रहेगा ना। अच्छा m2 क्या लिखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आया, सिग्मा इंटू 2r का होल स्क्वायर, मतलब 4 सिग्मा r स्क्वायर, इसमें कोई चेंज नहीं आया। अब क्या बदलाव आएगा देखो,
ओरिजिन आपका ये ए है, ए क्या है 0,0, तो यहां से जो डिस्टेंस है m2 का, क्या लिया मैंने, m1 लिया है, m1 का डिस्टेंस कितना है -4r/3π, ठीक है, क्योंकि अब वो ओरिजिन के इधर चला गया, कॉमा 0, ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट। और यहां से m2 का डिस्टेंस कितना है, m2 का डिस्टेंस है यहां से कितने डिस्टेंस पर है, तो r डिस्टेंस पर है, तो यहां लिखोगे r, 0, ठीक है ना, यहां से r डिस्टेंस पर है। अब आपके लिए सिंपल क्वेश्चन हो गया, x सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू, अब 0 कोई भी नहीं होगा कि दोनों में x कोऑर्डिनेट है ना, तो आप लिखेंगे m1 इंटू -4r/3π प्लस m2 इंटू r बाय m1 प्लस m2, आ रहा है समझ, इक्वल्स टू m1 की वैल्यू यहां से रख दीजिए, सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू -4r/3π, ठीक है, प्लस m2 कितना है 4 सिग्मा आर स्क्वायर इंटू एक और r बाई इन दोनों का सम, तो सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाई 2 प्लस 4 सिग्मा आर स्क्वायर, ठीक है, आ जाओ, सिग्मा आर स्क्वायर को हटा लेते हैं, सिग्मा आर स्क्वायर सिग्मा आर स्क्वायर सिग्मा आर स्क्वायर चला गया। अब यहाँ से पाई पाई भी काट लो, पाई पाई चला गया, यहाँ से 2 को कम कर लो, 2 2, ठीक है, अच्छा सिग्मा आर स्क्वायर यहाँ से भी चला गया ना, इसको भी हटा दो। अब इसको ठीक से देखो क्या लिखा हुआ है, सिग्मा गया, पाई गया, आर स्क्वायर गया, 2 भी गया, ये खत्म, यहाँ माइनस है, यहाँ 2 है, यहाँ आर है और यहाँ 3 है, तो इसको लिखो ठीक से, तो क्या आएगा, माइनस, इधर लिखता हूँ, -2r/3 -2r/3, क्योंकि इसका पाई और इसका पाई कैंसिल हो गया, सही है, ठीक है, इधर क्या है 4r प्लस 4r, यहाँ क्या है 1/2 और यहाँ पे 4 है, 1/2 प्लस 4, अब सॉल्व कर लीजिए, नहीं पाई नहीं कटेगा ना, सॉरी पाई थोड़ी कटा है, पाई तो रह गया ना, आपने सिग्मा आर स्क्वायर काटा है तो पाई तो है ही, तो पाई बाई 2 हो गया ये, पाई बाई 2। अब एलसीएम ले लो और इसको ठीक कर लो, ठीक है, तो पहले तो इसको ठीक कर लेते हैं, तो ये 12 माइनस 2 10, तो ऊपर आ गया 10r/3 और नीचे क्या आ गया पाई प्लस 8/2, ठीक है, तो 3 नीचे और 2 ऊपर, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, है ना, तो हो जाएगा 20r/3 पाई प्लस 8, इतने डिस्टेंस पर होगा, और ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इधर आएगा, इस जगह कहीं सेंटर ऑफ मास आएगा, है ना, क्योंकि वो प्लस में है। तो देखो बस मैथमेटिक्स है, इसके बाद आपको सीखना क्या है इस क्वेश्चन से, कि जो आपने सीख रखा है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ से किधर होता है, ये याद रखना है। उसके बाद सिग्मा अगर सेम दिया जाए तो पहले तो मास निकालना पड़ेगा आपको, है ना, अलग अलग करके, इसका अलग इसका अलग, कैसे करेंगे, सिग्मा इंटू एरिया, अगर रो दिया जाए तो रो इंटू वॉल्यूम करना पड़ेगा आपको, है ना, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कॉपी कर लो। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए।
डेली हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस से लाभ उठा रहे हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट पहुंच रहा है हमारे वीडियो लेक्चर से। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें और अपनी एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। और साथ ही जिनको स्टडी मटेरियल या फिर डाउट सेशन चाहिए वो प्रीमियम कोर्सेज के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। आइए बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक ठोस गोला लिया है ना, और यहाँ पे एक ठोस शंकु लिया है। सवाल ये है कि इनके घनत्व का क्या अनुपात होना चाहिए। रो 1 है और ये रो 2 है, इनका अलग अलग डेंसिटी है ना, मास डेंसिटी अलग अलग है। इसका मतलब घनत्व जो है, द्रव्यमान घनत्व, वो अलग अलग है। तो सवाल है कि इसका अनुपात क्या होना चाहिए, इन दोनों का अनुपात क्या होना चाहिए ताकि द्रव्यमान केंद्र यहाँ पर आ जाए। सेंटर ऑफ मास कहाँ है, इस जगह पर आए। यहाँ पर अगर आपको द्रव्यमान केंद्र चाहिए तो इनका अनुपात क्या होगा, ये सवाल है। मैंने इसकी ऊंचाई दे रखी है 4r और इसका त्रिज्या कितना है r, और इसका भी त्रिज्या r है, ठीक है। ताकि द्रव्यमान केंद्र A पर स्थित हो, ठीक है। ये सवाल है कि यहाँ पर स्थित करने के लिए इनका अनुपात क्या होना चाहिए, ठीक है। आइए करते हैं। तो मैंने क्या बोला था आपको कि इस पूरे ठोस गोले का द्रव्यमान केंद्र कहाँ होता है, उसके केंद्र पर होता है। तो इसके पूरे को आप मान लो यहाँ पर, इस जगह पे मान लो m1, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, तो A है, ये A है। और इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, एक ठोस शंकु, सॉलिड कोन का ठोस शंकु का इससे कि कितने दूरी पर होता है नीचे, तो होता है 3/4h। h का मान कितना है, 4r। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, m2 कहाँ पर है, तो m2 है यहाँ से इसकी दूरी है, यहाँ मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 3/4h मतलब 3/4h, h का मान कितना है, 4r। तो कितने दूरी पर हो गया, 3r दूरी पर। तो इसकी दूरी हो गई यहाँ से 3r और इसकी दूरी हो गई यहाँ से r। अब याद करो, मैंने आपको बताया था कि अगर आप केंद्र बिंदु या ओरिजिन जो है, मूल बिंदु जो ओरिजिन है, उसी को अगर आप ले लो, द्रव्यमान केंद्र उसी को ले लो, तो आप क्या बोल सकते हो, यही सेंटर ऑफ मास है। तो आप क्या बोल सकते हो, m1r1 इक्वल्स टू m2r2, m1r1 इक्वल्स टू m2r2, ये बोल सकते हैं ना। तो m1 का मान क्या होगा, तो इसका द्रव्यमान कैसे निकालोगे, घनत्व को किससे गुणा करना चाहिए, इसके आयतन से। तो अब क्या लिखेंगे, रो 1 इंटू 4/3 पाई r3। इसकी आयतन इसके घनत्व से गुणा हो गया, r1 की दूरी क्या है, r बराबर m2 क्या होगा, रो 2 इंटू, अब इसका आयतन क्या होगा, शंकु का क्या होता है, शंकु का होता है 1/3 पाई r² इंटू h का मान कितना है, 4r, ठीक है ना। तो रो हो गया, ये हो गया, इंटू r कितना है, r2 है 3r, r2 यहाँ से यहाँ तक कितना है, 3r। अब इसको काटोगे तो देखो क्या आएगा, यहाँ पे 4/3 पाई और यहाँ भी 4/3 पाई r³ है ना। तो ये पूरा का पूरा वही है, दोनों गए। यहाँ से r और r को काट लो, तो आपको इसका अनुपात चाहिए, रो 1/रो 2 चाहिए। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं आप, इसको नीचे ले आइए तो आ जाएगा रो 1/रो 2 बराबर 3/1। इसका मतलब इसका अनुपात क्या होना चाहिए बच्चों, अनुपात होना चाहिए 3:1। अगर इसका घनत्व 3 गुना हो इससे, तब द्रव्यमान केंद्र कहाँ आएगा, इस जगह पे स्थित होगा, ठीक है। तो ऐसे सवाल होते हैं जिसमें आपको कुछ बेसिक बातें जो मैंने बता रखा है वो इस्तेमाल करना होता है, सही है। चलिए अब अगले सवाल देखते हैं। अगले सवाल में मैं आपको ये लेने वाला हूँ कि अभी तक जो भी आप काम कर रहे थे उसमें यूनिफॉर्म रह रहा था, एक समान रह रहा था, है ना।
एक समान मास रह रहा था। अब अगर नॉन यूनिफॉर्म हो, यानी कि परिवर्तित द्रव्यमान हो, तो उसके द्रव्यमान केंद्र को कैसे निकालते हैं? तो मैं एक उदाहरण लूंगा, आधा चकती सेमी डिस्क, ठीक है ना, एक डिस्क रहेगा, आधा रहेगा ये, लेकिन इसका जो सिग्मा है वो वेरिएबल रहेगा, वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, है ना, वो एक समान नहीं रहेगा, वो परिवर्तित रहेगा, हर जगह अलग अलग वेरी कर रहा होगा। तो मैं इसको हल करके दिखाता हूँ कि इसका द्रव्यमान केंद्र कैसे निकालेंगे, ठीक है। आइए, तो नेक्स्ट जो लिया मैंने वो नॉन यूनिफॉर्म मास केस का लिया है। इस बार जो डिस्क है, इस सेमी डिस्क है, मतलब एक तरह से आधी डिस्क है, लेकिन इसकी सेमी डिस्क में जो मास है ना, मास वो वेरिएबल है। और वो किस तरह से वेरी कर रहा है? ये मास डेंसिटी है, सिग्मा आपको पता ही है, मास डेंसिटी होता है, मास डेंसिटी। तो मास डेंसिटी रो नॉट सिग्मा नॉट इंटू साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है। सिग्मा नॉट क्या है? एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट है। और थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब इधर एक्स और वाई इस तरह से दिया गया है सवाल में, पहले से लिखा हुआ है। तो अगर आप यहाँ से ऐसे एंगल रोटेट करेंगे तो आपका ये थीटा इस तरह से वेरी करेगा, है ना, ऐसे इस तरह से एंगल वेरी करेगा। तो एक चीज तो बिल्कुल तय है यहाँ पर, क्या? कि क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकेंड क्वाड्रेंट में सेम ही होता है, क्योंकि इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव होता है। तो आप यहां से अगर एक थीटा एंगल लें, है ना, ऐसे अगर आप थीटा एंगल लेंगे, या आप इधर से थीटा एंगल लेंगे, ऐसे दोनों में मास जो है वो सेम होगा। इसका मतलब इस तरह से आप देखो तो मास सेम है, तो ऐसे ऐसे चलते जाओ तो हर जगह मास सेम आएगा। इसका मतलब वाई एक्सिस एक सिमेट्रिकल लाइन बन जाएगा। तो वाई इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। इसका मतलब इसमें भी सेंटर ऑफ मास इसी लाइन में लाई करेगा, इसी में लाई करेगा। इसका मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा, क्योंकि वाई एक्सिस में ही लाई करने वाला है, यहाँ पर ही कहीं लाई करेगा। तो अब मुझे क्या फाइंड करना है? वाई सेंटर ऑफ मास। तो सुनो, क्योंकि ये केवल थीटा पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब अगर आप यहाँ से अगर थीटा ले लिए तो ये येलो लाइन पूरे में मास कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो थीटा में जाके अगर आप डी थीटा लेते हैं, यहाँ पे आप डी थीटा ले लिए, डी थीटा ले लिए, ठीक है। तो अगर आप इसको देखें तो इस पूरे में मास जो है वो कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है मास, ठीक है। तो क्वेश्चन में गिवन है कि सेमी डिस्क है और रेडियस इसकी आर है, रेडियस आर है। तो बताना है सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, ठीक है। लोकेट सेंटर ऑफ मास। अब इसमें आपको एक्स वाई सब कुछ गिवन है, मतलब यहाँ पर ओरिजिन है 0 0, तो आपको इसके अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट बताना है कि कहाँ लाई करेगा। तो एक चीज़ तो मैंने प्रूव करके दिखा दिया आपको कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा, क्योंकि इसी वाई एक्सिस में आने वाला है। क्यों आने वाला है मैंने बता दिया। अब सुनो, ये वाला जो आप एलिमेंट निकाल रहे हो ना, इस पूरे में मास कांस्टेंट रहेगा, पर इसकी शेप कैसी रहेगी वो सोचो। अगर आप इसको काट के निकालते हो तो एक ट्रायंगुलर प्लेट की तरह दिखेगा, समझ पा रहे? ट्रायंगुलर प्लेट की तरह। तो मेरे लिए क्वेश्चन क्या हुआ देखना ध्यान से। ये है एक्स वाई, यहां पर आपका एक प्लेट है ऐसे, क्योंकि आपने ये एंगल बहुत ही छोटा लिया है तो इसको आप बिल्कुल स्ट्रेट मान सकते हो, बिल्कुल सीधा ये। तो एक ट्रायंगुलर प्लेट है। तो अगर ये ट्रायंगुलर प्लेट है तो ट्रायंगुलर प्लेट का आपको याद है बात, ऐसे मैंने आपको डिराइव करके दिखा दिया था। ये अगर h हाइट है तो यहाँ से सेंटर मास कितने दूरी पर होता है? 2/3h। याद आ रहा है? इस कोने से 2/3h पर सेंटर ऑफ मास होता है। तो इस पूरे का सेंटर ऑफ मास आप कहाँ मान सकते हैं? यहाँ पर, इस जगह पर। कितने डिस्टेंस पर? 2r/3, इतने डिस्टेंस पर, ठीक है। और ये एंगल क्या है? ये एंगल थीटा है।
ठीक है, तो ये इसमें इस एलिमेंट में जितना मास है ना, पूरे में जितना मास है, उस मास को आप इस जगह पे मान सकते हो कि सारा का सारा यहाँ पर है, वो एक पॉइंट मास बन गया। अब इसकी आपको y कोऑर्डिनेट बस चाहिए, है ना, ये हो गया y कोऑर्डिनेट। तो इसका सेंटर मास का y कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। तो देखो ध्यान से, ये एक ट्राइंगल बन रहा है ऐसे, यहाँ y है, यहाँ थीटा है, और यहाँ 2/3 r है। तो y सेंटर मास क्या, y कोऑर्डिनेट क्या हो गया इसका, तो इसके सामने होता है साइन थीटा, तो y को क्या लिखोगे, y को लिखोगे 2/3 r साइन थीटा। ठीक है, ये y आ गया। ओके, अब आपको क्या चाहिए, इसका dm चाहिए, है ना, मास कितना है, dm चाहिए, dm। तो dm कैसे लिखेंगे, dm होगा सिग्मा, दिया हुआ है ना, सिग्मा दिया है तो इसको एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, सही है, एरिया से। तो दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू डी। अब डी इस एलिमेंट का लेना है आपको, ये जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया लेना है। तो इसकी शेप क्या ली आपने, इसकी शेप आपने ली है ट्राइंगुलर प्लेट। यहां मैं लिख देता हूं नोट, सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्राइंगुलर प्लेट इज 2/3h। ठीक है, और ये ट्राइंगुलर प्लेट है, तो ट्राइंगुलर प्लेट का एरिया क्या होगा, एंड एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखो इसका बेस क्या है, यहां से यहां तक की दूरी क्या है, ये वाली दूरी होगी। अब ये दूरी कैसे लिखा करते थे, याद है क्या आपको, ये है r, कंप्लीट कितना है r, और ये d थीटा है, तो ये r d थीटा हो गया। तो ये कितना हो गया, r d थीटा। और h की वैल्यू क्या हो गई, h इसके लिए क्या है, r है, तो h की वैल्यू हो गई r। ठीक है ना, तो ये कितना है, हाफ इंटू बेस, बेस ये वाला कितना है, ये r d थीटा। ठीक है, इंटू हाइट, हाइट कितना है r, तो r इंटू r d थीटा। तो क्या बन गया, r²/2 d थीटा, वो हो गया एरिया। तो सिग्मा लिखिए यहां से, सिग्मा नॉट साइन थीटा इंटू डी ए, यहां से लिखो हाफ r² d थीटा। तो देख रहे हो यहां पे क्या दिख रहा है, सिग्मा नॉट r² बाई 2 साइन थीटा डी थीटा, ये हो गया dm, ये हो गया y। तो y सेंटर ऑफ मास कैसे लिखते हैं बच्चों, याद है क्या आपको, y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dm इंटू y बाई इंटीग्रेशन dm। अब आप यहाँ पे कंप्लीट मास नहीं लिख सकते, है ना, अगर इसका मास कंप्लीट मान लो m था, तो आप नहीं लिख सकते कि यहाँ कंप्लीट मास m होगा, मतलब कंप्लीट मास दिया नहीं है, सॉरी, इसमें कंप्लीट मास दिया ही नहीं है, तो आप इसको 1/m नहीं लिख सकते यहाँ पर, यही चेंज आएगा, क्योंकि ये कैसे है, नॉन यूनिफॉर्म है। अगर यूनिफॉर्म होता तो आप m लिख देते। तो इसका मतलब इसकी इंटीग्रेशन अलग होगी, इसकी इंटीग्रेशन अलग होगी, फिर बाद में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो एक इंटीग्रेशन तो इसको करना पड़ेगा, फिर एक इंटीग्रेशन इन दोनों को मल्टीप्लाई करके करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आपका निकल के आएगा y सेंटर ऑफ मास। तो चलो मैं एक इंटीग्रेशन लिख के दिखा देता हूँ, ये तो चलो ठीक है, इसको लिख के दिखा देता हूँ इसको। तो इसका क्या आएगा, इंटीग्रेशन, ये हो गया dm कितना है देखो, रो नॉट r²/2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले सकते हैं। यहाँ क्या बचा, 2/3r, तो रो नॉट r²/2 यहाँ से लिख लिए, और यहाँ से क्या लिखेंगे, 2/3r, यहाँ भी साइन थीटा, यहाँ भी साइन थीटा, इंटू sin² थीटा डी थीटा। ठीक है, ये क्या बन गया, dmy बन गया, ऊपर वाला न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ये वाला रो नॉट सिग्मा नॉट r²/2 इंटू साइन थीटा डी थीटा, ये हो गया।
ठीक है। और लिमिट कहाँ से शुरू करेंगे, देख लो, इस कोने से इस कोने तक, है ना, इस कोने से इस कोने तक। जब इसको घुमाओगे तो कितना एंगल रोटेट होगा। प्यारे बच्चों, जब मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूँ तो कुछ ऐसे लाइन हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो काफ़ी कॉमन है, और वो ये हैं कि सर एक इस चैप्टर का इस टॉपिक के बारे में वीडियो बना दें, या इस टॉपिक को थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझा दें। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। इससे क्या होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में आप पूछ रहे होते हैं या आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, वो हमारे चैनल्स में ऑलरेडी वीडियोज़ हैं। आप अगर चैनल विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं, और प्लेलिस्ट से आप अपने जो डिमांड है, जो आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, उनको आप विजिट करके पढ़ सकते हैं। 0 से पाई, तो 0 से पाई, 0 से पाई, इसको इंटीग्रेट करते हैं। आ जाओ, देखते हैं क्या आंसर आता है। ये आपको मैं 2 मिनट टाइम देता हूँ, इंटीग्रेट करो। चलिए इंटीग्रेट करते हैं। मैं पहले डिनोमिनेटर वाला इंटीग्रेट कर लेता हूँ। डीएम का क्या आता है, इंटीग्रेशन करके मास निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो ये कांस्टेंट है, बाहर आ गया है, रो नॉट आर स्क्वायर बाई 2, और साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा, लिमिट 0 से पाई। तो इसका क्या आंसर आ गया, रो नॉट सिग्मा नॉट आर स्क्वायर बाई 2 माइनस कॉस पाई माइनस कॉस 0, ठीक है। एक माइनस तो इसके नियम के कारण आया, और एक यहाँ लगा हुआ इसलिए माइनस आया। तो कॉस 0 क्या हो गया, 1, तो माइनस माइनस प्लस 1, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस 1, 1 1 2 हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, रो नॉट आर स्क्वायर। समझ आया क्या किया मैंने। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, और 2 कैंसिल हो गए। चलो डीएम का हो गया, यानी डिनोमिनेटर आ गया। अब न्यूमरेटर की बारी। न्यूमरेटर के लिए आपको एक चीज नोट करना पड़ेगा, नोट, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, तो उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा cos 2 थीटा वाले फॉर्मूला से, ठीक है ना। तो cos 2 थीटा के टर्म्स में लिखोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस cos 2 थीटा, क्योंकि वहां पे थीटा है तो यहाँ लिखोगे 2 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, है ना। साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख सकते हैं। कैसे किया मैंने, cos 2 थीटा वाले फॉर्मूले से लिखा। तो cos 2 थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, तो 2 आगे डिवाइड हो गया, 1 को उधर भेज दिया। अब इसको आप अलग अलग अगर कर दें, अलग अलग, तो कैसे होगा, 1/2 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, इसको मैंने अलग कर दिया, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, और सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपको कि ये कांस्टेंट है। तो यहाँ से 2 और 2 तो पहले काट लो, फिर ये r क्यूब हो गया, 3 हो गया, इसको बाहर ले लेते हैं। तो अब इंटीग्रेशन न्यूमरेटर वाला कर रहा हूँ मैं। कौन सा वाला इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, तो dm इंटू वाई का इंटीग्रेशन। तो क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है रो नॉट आर क्यूब बाई 3 इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखोगे, 1/2 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा, इसको डी थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, डी थीटा से मल्टीप्लाई। अब डी थीटा इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा, और कहाँ से लेना है, 0 से पाई। तो शुरू कर दें, रो नॉट आर क्यूब बाई 3 कॉन्स्टेंट है बाहर, इसको इंटीग्रेट करना है आपको। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसको ऐसे ले लेता हूँ, इसका इंटीग्रेशन हो गया 0 से पाई, 1/2 बाहर आ चुका है, डी थीटा रह गया केवल, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है, माइनस 0 से पाई, इसमें 2 को बाहर ले लिया मैंने, cos 2 थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो रो नॉट आर क्यूब बाई 3, 2 को बाहर भी ले लो, 2 को बाहर ले लिया, अंदर क्या आया, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, लिमिट 0 से पाई, माइनस 2 को आप बाहर ले चुके हो, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, प्लस साइन 2 थीटा बाई 2, cos 2 थीटा क्या हो गया, प्लस साइन 2 थीटा, और क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है
इसलिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिवाइड कर दिया आपने 2, ये 2 वाला नहीं है, ये तो बाहर आ चुका है, ये इसके कारण 2 आया, ठीक है ना। अब इसकी लिमिट लगा दो, कहाँ से, 0 से पाई, 0 से पाई, ठीक। इधर क्या आ गया, रो नॉट आर क्यूब बाई 6, इधर आ जाएगा पाई माइनस 0, इधर क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पे। तो साइन 2 पाई क्या होगा, 0, साइन 0 क्या होगा, 0, क्योंकि साइन n पाई 0 होता है। सही में समझ आ रहा है ये बात। इसको यहाँ रखोगे तो 2 पाई 0 हो गया, ये रखोगे 0 हो गया, तो ये 0 हो गया। तो इधर क्या आ गया, केवल पाई आ गया, है ना। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सिग्मा नॉट आर क्यूब बाई पाई बाई 6, पाई बाई 6, ये किसकी वैल्यू हो गई, न्यूमरेटर की, किसकी वैल्यू हो गई, डिनोमिनेटर की। तो देखो सिग्मा नॉट आर स्क्वायर, सिग्मा नॉट आर क्यूब, ये दोनों कैंसिल होके क्या आंसर आ जाएगा, पाई बाई 6 आर आ जाएगा। सही है। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर वाले का आंसर आ गया y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dmy बाय इंटीग्रेशन dm। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, ये, इसका आंसर क्या आ रहा है, ये, ठीक है। इसको मैं नोट अलग कर देता हूँ, तो वैल्यू रख दे, सिग्मा नॉट आर क्यूब बाई पाई बाई 6, और इसकी वैल्यू क्या है, सिग्मा नॉट आर स्क्वायर। तो दोनों कैंसिल हो गए, और ये इसमें -2 हो गया तो 1 आ जाएगा। तो y सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, पाई बाई 6 आर, ये आ गया, ठीक है। तो ये है आपका आंसर। तो इसको मैं अगर हटा दूं यहाँ से, तो आपके क्वेश्चन का आंसर है कि सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या है, x 0 है और y कितना है, पाई बाई 6 आर, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ मास किसका आ रहा है, एक सेमी डिस्क का आ रहा है, जिसका y यहाँ है और x यहाँ है, ठीक है। तो इस जगह लाई करेगा पाई बाई 6 आर, इधर कहीं, ये है सेंटर ऑफ मास। तो अब आपका पुराना रिजल्ट नहीं आया जो आप पहले याद करके रखे थे, वो तभी आएगा जब वो यूनिफॉर्म रहेगा। ये कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो मैंने एलिमेंट लेने आपको सिखाया कि कैसे एलिमेंट लेते हैं। यही अगर रिंग के साथ होता, तो रिंग के साथ होता तो केवल इसका ऊपर वाले में केवल चेंज हो रहा होता है, केवल यहाँ पे, ठीक है। तो फिर इसका लैम्डा का वेरिएशन दिया रहता है कि कैसे वेरी कर रहा है। तो फिर आप एंगुलर तरीके से है तो एंगुलर तरीके से लोगे, और अगर x या y के साथ चेंज है तो उस तरह से लोगे। तो आपको एलिमेंट लेके सॉल्व करना पड़ता है, और एलिमेंट ही मैंने लिया था, ठीक है। वहाँ पे मैंने क्या किया था, ये जो डिस्क है ना, डिस्क, इसका अगर डेरिवेशन याद हो तो मैंने यहाँ पे रिंग लिया था, ऐसे रिंग। तो रिंग वाला तब करोगे जब इस पूरे यहाँ से यहाँ तक में मास सेम है, तभी आप करोगे। इस आर्क में अगर मास सेम होगा तब आप एलिमेंट क्या लोगे, रिंग लोगे। पर क्या है कि ये एंगुलर तरीके से ही चेंज हो रहा था, इसका मतलब ये वाला एंगल यहाँ पे 0 बना रहा है तो यहाँ पे 0 होगा, पर यहाँ पे जो मास है वो कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा। हाँ, लेकिन ये जो येलो लाइन है इसमें पूरे में कांस्टेंट रहेगा। तो देखो, देख रहे हो, इसमें वेरिएशन ही अलग तरीके से था, इसलिए मैंने एलिमेंट क्या लिया, ट्रायंगुलर प्लेट लिया। तो मैंने इसको मान लिया कई सारे ट्रायंगुलर प्लेट से यूनिफॉर्म मास से बना हुआ है। ऐसा क्यों, क्योंकि एक बार एंगल अगर कांस्टेंट हो जाए, एक बार एंगल ये वाला फिक्स हो जाए, तो इस पूरे लाइन में मास कांस्टेंट रहेगा, इसमें भी कांस्टेंट रहेगा, इसमें भी मास कांस्टेंट रहेगा, है ना, इसमें मास कांस्टेंट रहेगा। इसलिए मैंने ट्रायंगुलर प्लेट लिया, क्योंकि ये छोटे छोटे प्लेट से बना हुआ है। ट्रायंगुलर क्यों, क्योंकि वो एंगल ऐसे सबटेंड कर रहा है, सही है, इसीलिए। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। थोड़ा सा लेंदी है बट काफ़ी कंसेप्चुअल है और अच्छे क्वेश्चन में से एक है। इसको प्रैक्टिस करना आप खुद से। इंटीग्रेशन यहाँ पे अच्छी इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो अभी तक जो भी अपन कर रहे थे उसमें पूरे वस्तु में द्रव्यमान भरा हुआ था, ठीक है। अब क्या है कि भरा हुआ है लेकिन उससे आप कुछ द्रव्यमान को बाहर निकाल दे रहे हैं, ठीक है।
तो जो बचा हुआ है, जो शेष भाग है, उस शेष भाग का द्रव्यमान केंद्र क्या होगा, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो एक समान तत्व में गुहिका, गुहिका मतलब कैविटी, कैविटी मतलब कुछ पोर्शन गायब है, खोखला हो गया या गड्ढा हो गया, ऐसे समझ लो। तो यदि किसी दृढ़ तत्व से, ऐसे समझा देता हूँ, यदि ये एक वस्तु था जिसका द्रव्यमान m1 था और इसका द्रव्यमान केंद्र r1 पे कहीं आ रहा था, इसमें से अगर आप इतने पोर्शन को काट के बाहर निकाल देते हो जिसका द्रव्यमान m2 होता है और इसका द्रव्यमान केंद्र r2 होता है, तब इस शेष भाग का, मतलब इस प्रकार जो वस्तु बना, इस वस्तु का द्रव्यमान केंद्र क्या किस प्रकार से निकालेंगे, m1r1 माइनस, जिसको आपने काट के बाहर निकाला वो माइनस हो जाएगा, माइनस m2r2 बटा m1 माइनस m2। ठीक है, ये इसकी सूत्र हो गई। तो यदि किसी दृढ़ तत्व से कुछ द्रव्यमान हटा दिया जाए तो शेष भाग का द्रव्यमान केंद्र की स्थिति इस प्रकार होती है। ठीक है, तो इसको उदाहरण के लिए मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे मैं रख दे रहा हूँ। यहाँ देखो, ये मान लीजिए एक चकती है, एक डिस्क है। ठीक है, इस डिस्क में से आपने इतने पोर्शन को काट के बाहर निकाल दिया, तो यहाँ से आपने y रखा है और यहाँ से आपने ऐसे x रखा है। ठीक है, y है, ये x है। ठीक, तो ये वाली दूरी r है। ठीक है ना, ये दूरी r है। तो बताइए इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा। अगर ये पूरा होता तो यहाँ पे आता, लेकिन आपने इतने को काट के बाहर कर दिया, हटा दिया, तो बताइए अब इसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा। तो आपको कैसे करना है, एक पूरा ले लेना है और एक छोटा सा इसको ले लेना है, माइनस करके छोटा ले लेना है। बस इसका द्रव्यमान केंद्र, इसका द्रव्यमान केंद्र r1 r2 रख देना है, m1 m2 रख के सूत्र से इसको हल कर लेना है। ठीक है, आपको मैं समय देता हूँ, ट्राई कीजिए, फिर अभी मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या करने वाले हैं, इस पूरे को एक मान लेना है। पहले इस पूरे को मैंने एक कंप्लीट मान लिया। ठीक है, जिसका मास क्या है m1, और इसका सेंटर मास कहाँ लाई करेगा, कहाँ आएगा, बिल्कुल इसके सेंटर पे आएगा, मतलब यहाँ पर आएगा। तो इसकी कोऑर्डिनेट क्या हो गई, 0,0। ठीक है, इसको माइनस करना है किससे, एक छोटा सा एक पॉइंट से। तो इसका मास कितना हो जाएगा, इसका मास मैं ले लेता हूँ यहाँ पे m2। अब m1 और m2 की वैल्यू फाइंड करनी है और इसका कोऑर्डिनेट पता करना है। तो इसका इसके सेंटर पे आएगा, पर इसका सेंटर कहाँ है, इसका सेंटर x कोऑर्डिनेट क्या हो गया बताओ, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो r/2 हो गई। तो r/2 0 हो गया, क्योंकि y एक्सिस तो यहाँ पे 0 ही होगा। इसका मतलब इसकी जो सिमेट्री है वो ये वाली लाइन है, तो सेंटर मास इसी लाइन पे लाई करेगा, क्योंकि इसके ऊपर और इसके नीचे बिल्कुल एक समान है, ऊपर और नीचे एक जैसा है, इसलिए सेंटर मास इसी पे आने वाला है। ठीक है, अब इसकी कोऑर्डिनेट क्या हो गई, r/2, 0। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा लो। फॉर्मूला क्या लिखेंगे, पहले तो m1 m2 निकालना पड़ेगा। तो m1 क्या लिखेंगे, सिग्मा, क्योंकि सेम है पूरे में, मास पर यूनिट एरिया तो सेम ही है, तो सिग्मा इंटू पाई r स्क्वायर पहले वाले का लिख दिया आपने। और दूसरे वाले का m2 क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू इसकी रेडियस कितनी है r/2, ये वाली डिस्टेंस तो r/2 ही होगी ना, तो पाई r/2 का स्क्वायर। तो क्या हो गया, सिग्मा इंटू पाई r स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो अगर आप इसको काम आसान करने के लिए m ले लें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, m/4 हो जाएगी, है ना, आसान करने के लिए। ठीक है, अब आ जाओ उस फॉर्मूले पे वैल्यू रख देते हैं। r सेंटर ऑफ मास इज m1 r1 माइनस m2 r2 बाई m1 माइनस m2। ठीक है, तो m1 r1 ये तो 0 ही हो गया पूरे में, माइनस m2 कितना है, m/4, r2 कितना है, r2 इज r/2, तो इसको r/2 रख दिए, बाई m1 माइनस m2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 3/4। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, m/8 इंटू 3/4, 4 चला गया ऊपर, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे m भी आएगा
m और m कैंसिल हो गए, तो क्या आ गया आंसर, -r/6। ये है x सेंटर ऑफ मास, क्योंकि y सेंटर ऑफ मास तो 0 हो जाएगा। बच्चों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपको हमारी जो मेहनत है वो आपको अच्छी लगती है, तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। शेयर इसलिए मैं करने बोल रहा हूँ क्योंकि आपके शेयर करने से ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियोस पहुँच सकता है, जिनको एक पर्टिकुलर टॉपिक काफ़ी वीक लग रहा है, या एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में एक पर्टिकुलर टॉपिक उनको अच्छे से पढ़ना है, तो उन तक पहुँच सकता है ये। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके स्नेह, अफेक्शन, प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम काफ़ी मोटिवेटेड है आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए। तो कहाँ लाई कर रहा है, नेगेटिव पे। नेगेटिव कि किधर था, इधर था, इसका मतलब ओरिजिन के इधर आ जाएगा सेंटर ऑफ मास। तो किधर आ गया, इधर आ गया सेंटर ऑफ मास, r/6 पे आ गया। हो गया आंसर, सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, आप अगर ऐसे भी गैस कर सकते थे। क्या गैस किया आपने, इतने पोर्शन को आपने हटा दिया तो इसकी जो सिमेट्री है वो बिगड़ गई। पहले कहाँ आ रहा था, बिल्कुल सेंटर पे आ रहा था। तो अगर राइट साइड वाला मास कम हो गया तो सेंटर ऑफ मास, जिधर मास ज्यादा होता है उधर चला जाता है वो, तो लेफ्ट की तरफ वो चला गया। सही है, तो ये चीज आप गैस कर सकते थे कि उधर ही जाएगा। कितना जाएगा उसके लिए आपको मैथमेटिक्स सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसी पे एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख के बता देता हूँ कि मान लीजिए एक और क्वेश्चन ऐसा ले लेते हैं। ऐसा एक स्क्वायर है ना, जिसका ये कितना है, 4r है, और यहाँ से यहाँ तक 4r है। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, एक r, इसकी रेडियस है r, इसको मैं काट के बाहर निकाल दिया है ना, और ऐसे है ये। तो इसका आपको बताना है सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा। अगर ये देखो तो कितना है, 2r है ना, इसका मतलब ये सेंटर है, ये ऐसे सेंटर हो गया, ये x हो गया, ये y आ गया। ठीक, तो इसको मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप इसी प्रकार करना है आपको। बस अंतर क्या है कि बड़े वाले का जब आप एरिया निकालेंगे ना, ये देखो m1 के समय यहाँ पे क्या लिखेंगे, πr² नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4r², है ना, क्योंकि इसका एरिया क्या हो जाएगा, 4r²। तो इसका मैं आंसर लिख देता हूँ, सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा। इस बार आपने यहाँ से निकाला तो सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आंसर बस लिख देता हूँ, एक्स सेंटर ऑफ मास इज 16/16 माइनस पाई r। ठीक है, ये आप निकाल के देखना आता है कि नहीं आंसर। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इसी पर लेके चलता हूँ। इस बार क्या करने वाले हैं, यहाँ से काट के निकाल के इसके ऊपर रख देंगे, उसके बाद बताना है सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा। ठीक है, ये आपके लिए छोड़ देता हूँ, ये बिल्कुल ऐसा ही है, बस चेंज क्या करना है, यहाँ पर 4r² रख देना है और ये r ही रहेगा। है, तो m1 और m2 बस आपको निकालना होता है ऐसे क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट फिगर आपके पास है, क्या किया मैंने, यहाँ से एक इसी पोर्शन को काट के उठाकर यहाँ रख दिया। ठीक है, ये दोनों सेम शेप के ही हैं, अगर मेरे फिगर में नहीं दिख रहा है आपको समझ लेना, ये सेम शेप ही है ऐसे। ठीक है, तो दोनों बराबर रेडियस का है, और ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक r है। तो इसका मतलब इसका रेडियस कितना हो गया, इसका रेडियस r/2 हो गया, और इसकी रेडियस भी कितनी हो गई, ये भी r/2 हो गई। समझ में आ रहा है। तो इस बार काट के दूर नहीं ले गया मैं, इसके ऊपर ही रख दिया, लेकिन दूसरे साइड रख दिया। तो बताओ अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा। समझ आया क्वेश्चन, सेंटर ऑफ मास आपको लोकेट करना है कहाँ होगा। तो देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले तो आपको विजुअलाइज करना है कि हो क्या रहा है। पहले मैं दो ऑब्जेक्ट लिया करता था, एक को प्लस लेता था, दूसरे को माइनस ले लेता था। तो अब इसमें 3 लेना पड़ेगा आपको, जिसमें से ये जो येलो वाला है वो भी प्लस होगा, बस उसके बाद हो जाएगा सॉल्व। तो कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, मैं नेमिंग कर देता हूं इसको। तो ये वाले को लिख देता हूं 1, इसको लिख लेता हूं 2, और इसको लिख देता हूं 3। सही है, तो m1 और m3 ये दोनों तो बराबर बराबर हो गए, और m2 क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो m1 लिखेंगे, m1 क्या होगा, सिग्मा इंटू पाई r/2 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया, सिग्मा पाई r² बाई 4।
ठीक है। उसी तरह से m3 भी यही होगा, m3 भी यही होगा, सिग्मा इंटू पाई r/2 का स्क्वायर, इसका मतलब सिग्मा पाई r²/4, ठीक है। और m2 क्या होगा, m2 होगा सिग्मा इंटू पाई r², बड़ा वाला, सही है। तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू पाई r², ठीक है। अब देखो ये सिग्मा पाई r² है, ये πr²/4 है, तो किसी एक को आप m ले लो, तो मान लेते हैं ये m है, तो ये क्या बन जाएगा फिर m/4 बन जाएगा, है ना। ये दोनों ही बन जाएंगे m/4। मेरे काम कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैंने कर दिया। अब मेरे लिए क्वेश्चन क्या हुआ, देखो ध्यान से, क्योंकि यही सिमेट्रिकल लाइन है ना, इसका मतलब y कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा, केवल यही आएगा, तो मैं बस ऐसे बना लेता हूँ, ऐसे। अब सुनो, m1 का सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, यहाँ पर, ये आपका ओरिजिन है, तो इधर से इधर की डिस्टेंस क्या होगी, इसकी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी, बोलो जल्दी फटाफट फटाफट, कमॉन कमॉन। ये 0 है, तो ये इधर क्या आ जाएगा -r/2, 0। यहाँ से यहाँ तक ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी +r/2, 0, और इस पूरे का कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, सही है। तो चलो लिखते हैं, ये क्या है, ये है m1, तो m1 को कहाँ रख दिए, m1 को रख दिए -r/2, 0 पे रख दिए। m2 को कहाँ रख दिए, m2 को रख दिए 0, 0 पर। m3 को कहाँ रख दिए, m3 को रख दिए +r/2, 0 पर। समझ आया। अब फॉर्मूला क्या बनेगा, सो देखो, x सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू, क्योंकि आप इसको काट के निकाले हो तो ये नेगेटिव मास की तरह बिहेव करता है ना, नेगेटिव मास की तरह बिहेव करेगा, जैसे कि सिस्टम से निकल रहा है बाहर। तो m1 को लिखोगे -m1 इंटू -r/2, ठीक है। इसको क्या लिखोगे m2 इंटू 0, इसको क्या लिखोगे +m3 इंटू +r/2, ठीक है, डिवाइडेड बाय -m1 +m2 +m3। आया समझ। तो ये दोनों तो बराबर ही हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो डिनोमिनेटर में क्या आया, सिर्फ m2 आ गया, ठीक है। ये चीज तो चलो 0 ही हो गया, तो इधर क्या आएगा, देखो ध्यान से, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, है ना, प्लस m1 कितना लिए हो, m/4 लिए हो, तो ये +m/4 इंटू r/2, ठीक है, प्लस ये m3 और m1 भी सेम है दोनों, तो m/4 इंटू r/2 डिवाइडेड बाय m2 क्या है, m है, m2 क्या है, m, ये m हो गया, ठीक है। चलो अब ये दोनों तो बिल्कुल सेम ही है, 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आंसर आया, आंसर आ गया ट्वाइस ऑफ m/4, 2 जा 8 डिवाइडेड बाई m, तो ये m और ये m कैंसिल, ये 2 और कैंसिल, तो आंसर क्या बन गया r/4। कहाँ से आएगा, इसकी साइन बता रही है, ये प्लस है ना, तो इसका मतलब ये इधर आएगा सेंटर ऑफ मास। अगर आप लॉजिकली सोचो तो क्या ये बात सही था, देखते हैं। सबसे पहले तो आपने यहाँ से हटा दिया, तो लेफ्ट साइड में मास कम हो गए, तो सेंटर ऑफ मास राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। फिर आपने यहाँ पर और एक मास रख दिया, तो इधर ही ज़्यादा मास हो रहा है, तो ऑफकोर्स इधर ही सेंटर ऑफ मास आएगा, तो प्लस ही होना चाहिए था। तो कहाँ पर आएगा सेंटर ऑफ मास, r/4 पर, इसका मतलब इसके बीच पर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा r/4 पर सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस अरेंजमेंट आ जाएगा, ठीक है। आगे समझ, तो ऐसे होता है ये सब क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि ये एक रेक्टेंगुलर शीट था, इसमें से इतने पोर्शन को काट के बाहर निकाल दिए। अब ये शेप आपको दिखाई दे रहा है, कैसी शेप है, ये एक डिस्क की शेप होगी, ठीक है। तो आपको बताना है इसका सेंटर ऑफ मास इस O पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे आएगा, सेंटर ऑफ मास फ्रॉम O बताना है, ठीक। तो देखो क्या करना होगा, ये एक बड़ा सा एक रेक्टेंगुलर प्लेट है,
एक बड़ा सा रेक्टेंगुलर प्लेट है, इसका मास मान लें m1, तो इसका सेंटर मास कहाँ लाई करेगा, तो यहाँ से सेंटर मास लाई करेगा इसके डायगोनल के इंटरसेक्शन पे। इसका डायगोनल का इंटरसेक्शन कहाँ होगा, यहाँ से यहाँ तक r/2 पर होगा, क्योंकि ये r है तो इसके हाफ डिस्टेंस पे होगा, तो यहाँ से आपने ले लिया इसे r/2। ठीक है, m1 आ गया। अब m2 क्या होगा, m2 एक डिस्क के तरह होगी, सेमी डिस्क के तरह होगी, तो फिर आपको सेमी डिस्क का फॉर्मूला जो है वो उसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने कहा था सारे फॉर्मूले आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो डिस्क का सेंटर मास कितने डिस्टेंस पे आता है, यहाँ से 4r/3 पाई पर, तो इसकी रेडियस r है क्या, हाँ r ही है इसकी रेडियस, तो 4r/3 पाई पे आ जाएगा। तो यहाँ से आप ले लेंगे 4r/3 पाई, तो ये हो गया m2। ठीक है, इसको आपको करना है माइनस, तो m1 की वैल्यू पहले लिखेंगे। m1 कैसे लिखेंगे, सिग्मा, सिग्मा क्यों लेंगे, क्योंकि पूरे एरिया में मास डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो सिग्मा इंटू रेडियस इंटू एरिया, तो इसकी लेंथ क्या है 2r, ब्रेथ कितना है r, तो एरिया कितना हुआ 2r इंटू r, तो ये बन गया 2 सिग्मा r²। उसी तरह से सिग्मा m2 कैसे लिखोगे, m2 हो जाएगा, इसमें एरिया आधी है, तो सिग्मा इंटू पाई r²/2, है ना, आधी रेडियस है, सिग्मा इंटू पाई r²/2। तो इसका सेंटर मास कहाँ लाई करेगा, अब r1 आपको लिखना है, तो r1 कितने डिस्टेंस पर है, तो r/2 पर। r2 कितने डिस्टेंस पर है, तो वो देख लो यहाँ से कितने डिस्टेंस पर, 4r/3 पाई पर। बस अब फॉर्मूले में रख देना है, O से डिस्टेंस निकालना था ना, तो आपके लिए क्वेश्चन क्या हो गया कि एक m1 है और एक यहाँ पर m2 है, और आप डिस्टेंस कहाँ से ले रहे हैं, O से, सही है। तो यहाँ से इसके डिस्टेंस पता है, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट पता है, तो मान लो यही आपका ओरिजिन हो गया, ठीक है, और इधर मान लो +x, तो इसकी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी 4r/3 पाई, 4r/3 पाई, 0, और इसकी डिस्टेंस यहाँ से आपने ले रखी थी r/2, ये डिस्टेंस r/2 है, देखो ध्यान से r/2 है, तो इसकी कोऑर्डिनेट क्या हो गई r/2, 0, है ना। तो x मिल गया दोनों का और y दोनों का 0 है। इनफैक्ट आप देख भी सकते थे कि ये इसका सिमेट्रिकल लाइन है, तो इसी लाइन पे सेंटर मास लाई करेगा, क्योंकि ऊपर नहीं जाने वाला, क्योंकि ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, तो x पता है दोनों का, अब सॉल्व कर लीजिए जल्दी फटाफट। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए, तो x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 r1 माइनस m2 r2 बाय m1 माइनस m2। ठीक है, m1 कितना है 2 सिग्मा r², r1 कितना है r/2 माइनस m2 कितना है m2 ये रहा सिग्मा पाई r²/2, r2 कितना है 4r/3 पाई डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2, तो 2 सिग्मा r² माइनस सिग्मा पाई r²/2। बस इसको आपको सॉल्व करना है ना, सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या आ रहा है। इसमें से आप सिग्मा r² को तो पहले निकाल लो, चला गया सिग्मा r² चला गया। उसके बाद यहाँ से पाई और पाई भी कैंसिल हो जाएंगे, सही है, ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गया। अब इसको 2 को भी छोटा कर लो, ये 2 गया, ये 2 यहाँ से 2 हो गया। अब यहाँ 3 है और यहाँ क्या है r है, ठीक है, यहाँ क्या है 2 है, यहाँ पाई है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, आ जाओ, डिनोमिनेटर में 3 है, 3 को आप ले जाओ ऊपर, तो क्या आ जाएगा एलसीएम में, तो ये आ जाएगा 3r² 3r हो जाएगा, सॉरी 3r माइनस r, है ना, 3r माइनस r पाई 3, क्योंकि पाई तो बचा ही नहीं, पाई आपने काट दिया। डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में आएगा, यहाँ से 2 बचा है, यहाँ पे 2 है, तो बन गया 4 माइनस पाई बाई 2। समझ आया, एलसीएम ले लिया मैंने और कुछ भी नहीं किया, है ना। 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 3r हो गया, 3r माइनस r/2, तो ये क्या बन जाएगा 2r/2, 2r/3, और ये 2 है। ठीक है, तो इसको ठीक से कर लो, तो ऊपर आ गया 2r/3, नीचे क्या आ गया 4 माइनस पाई
बाई 2, है ना, बाई 2, तो 2 चला जाएगा ऊपर, तो क्या आ गया आंसर 4r बाई 3, 4 माइनस 5, ये आंसर आ गया। कहाँ से है, तो ओ से, इधर वाले डिस्टेंस पे, ठीक है ना। तो आपने यहाँ से लिया है ओरिजिन, और ये वाला डिस्टेंस यहाँ से ही कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे करते हैं क्वेश्चन। तो आपको क्या याद रखना चाहिए कि जो भी आपने रिजल्ट डिराइव कर रखा है, सेमी डिस्क, सेमी, इसी चीज़ को आप हॉलो स्फीयर बना सकते थे। कैसे करते, इसको आप क्यूब ले लेते, क्यूबॉइड ले लेते, सॉरी, ऐसे बन गया। अगर 3 डायमेंशन बन गया मान लो, तो ये कैसा कट के बाहर निकलेगा, तो हॉलो हेमिस्फीयर निकलेगा, है ना, आधा गोला निकलेगा। तो सॉलिड है, ये सॉलिड होगा और ये खोखला बाहर निकलेगा। तो फिर आपको उसका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो कैसे भी तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन आपको पुराने रिजल्ट सारे याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गई कैविटी से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब आपको प्रैक्टिस करना है बस क्वेश्चंस, ठीक है। अब नेक्स्ट शुरू करेंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। कोई भी चैप्टर या वीडियोस आपको डिटेल में ईयर लॉन्ग वाले वीडियोस चाहिए और काफ़ी डिटेल में वीडियोस आपको चाहिए, तो आपको एक नंबर दे रहा हूँ, टोल फ्री नंबर है, आप इनको कॉल करें और डिटेल में आप बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। नंबर है 1800 2121 799।